आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बेहतरीन ड्रामा जिसका नाम है विंसेंजो। कहानी की शुरुआत हमारी कहानी के लीड को दिखाते हुए होती है जिसका नाम है विंसेंजो कसानो। वो एक प्लाजा को देखकर कहता है, मेरा बस एक ही मकसद है, इस बिल्डिंग की धज्जियां उड़ाना। जैसे ही वो ये कहता है बिल्डिंग टूट के बिखर जाती है। हम 3 दिन पहले जाते हैं जहाँ हम विंसेंजो को तैयार होते देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो एक लॉयर है और वो किसी से मिलने जा रहा होता है। उसके साथ एक प्लेन भी जा रही होती है। विंसेंजो एमिलियो नाम के एक आदमी के घर जाता है। वो उसे अपने बॉस का एक ऑफर देता है। एमिलियो कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो अपने बॉस के फ्यूनरल पे होना चाहिए था। और ऑफर ठुकरा देता है। विंसेंजो उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता और उसकी इंसल्ट करता है। कहता है वो जहाँ से आया है वहाँ वापस लौट जाए वरना उसे भी वो मार डालेगा। हम देखते हैं कि वो प्लेन एमिलियो के ग्रेप्स वाइन पे कुछ छिड़क रहा था। विंसेंजो जाते हुए कहता है, मुझे बेइज्जत करने की ऐसी कीमत चुकाओगे कि जल कर राख हो जाओगे। प्लेन धीरे धीरे सारे वाइन्स पे छिड़कने लगता है। एमिलियो को लगता है वो पेस्टिसाइड है पर जैसे ही उसके शरीर पे वो पानी गिरता है उसे पता लगता है कि वो पेट्रोल है। विंसेंजो जाते हुए अपने लाइटर से सारे यार्ड को आग लगा देता है और दूर से अपनी गाड़ी से देखता रहता है। फिर वो अपने बॉस डॉन फेवियो के फ्यूनरल पे जाता है। हमें पता चलता है कि विंसेंजो को 8 साल की उम्र में डॉन फेवियो नाम के एक माफिया ने गोद लिया था। वो एक कोरियन इटालियन है। फेवियो ने उसे पढ़ाया लिखाया और एक बड़ा लॉयर बनाया। विंसेंजो भी फेवियो के सारी इलीगल काम को देखता था। वो उसका लीगल एडवाइजर भी था। फेवियो उसके बाद विंसेंजो को अपने वारिस बनाना चाहता था। हम फेबियो के रियल बेटे पायलो को देखते हैं। वो विंसेंजो से कहता है, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, डैड जितनी इज्जत मुझे भी देनी चाहिए। विंसेंजो कहता है, तुम्हें मेरी ईमानदारी और इज्जत तब मिलेगी जब तुम उसके लायक रहोगे। रात को कुछ आदमी विंसेंजो के घर घुसकर उसे मारने आते हैं। इससे पहले कि वो उसे मार पाते विंसेंजो उन्हें मार डालता है। विंसेंजो को मारने के लिए पायलो ने ही आदमी भेजा था ताकि वो अकेले ही माफिया ग्रुप संभाल सके। पायलो जब रात को पार्टी से अपने गाड़ी से घर आता है, विंसेंजो उसे फोन करता है। पायलो विंसेंजो को जिंदा सुन चौंक जाता है। विंसेंजो कहता है, सॉरी, मुझे पता है वो तुम्हारा फेवरेट कार है। जैसे ही वो ये कहता है पायलो की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। हम विंसेंजो को प्लेन में देखते हैं। वो पायलो से कहता है वो इटली छोड़ के जा रहा है। वो उसका पीछा ना करें, उसे ढूंढने की कोशिश ना करें वरना अगली बार गाड़ी के साथ उसे भी उड़ा देगा। हम यहाँ कोरिया में हमारी कहानी के लीड हीरोइन होंग चा-योंग को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने आई हुई होती है। होंग चा पेशे से एक लॉयर है। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बाबिल की लॉयर होती है। वो उस आदमी को धमकाती है कि बाबिल कंपनी से पंगा ना लें। क्या हो अगर बाबिल फार्मास्यूटिकल उस पर केस कर दे तो वो तो जेल चला जाएगा। वो उसे पैसे का भी लालच देती है। हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं जिसका नाम जॉन यू है। वो उसे लॉ फर्म में इंटर्न है जहाँ होंग चा काम करती है। दोनों ही बाबिल फार्मास्यूटिकल के केस के लिए कोर्ट जाते हैं। वहाँ उनके ओपोजिशन लॉयर होंग यू चान का दावा था कि बाबिल मेडिसिन में कुछ गड़बड़ी है और मेडिसिन खाने के बाद कई पेशेंट की मौत हो गई। चायुंग कहती है उनकी मेडिसिन के ट्रायल में सब कुछ ठीक था और जो पेशेंट मरे हैं उन्हें पहले से ही हेल्थ प्रॉब्लम था और सबकी नेचुरली डेथ हुई है। उनके सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। मिस्टर होंग कहते हैं, मेरे पास टेस्ट सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हैं। चायुंग कहती है, टेस्ट सब्जेक्ट ने पैसे के लालच में बाबिल को ब्लैकमेल किया था। आज ही उसने पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। हमें पता चलता है कि चायुंग ने जिस आदमी को धमकाया और पैसे का लालच दिया था ये वही इंसान है जिसने बाबिल फार्मास्यूटिकल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। कोर्ट ये सुन दोनों को अगले हफ्ते का डेट दे देती है। दोनों जब बाहर होते हैं हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग चायुंग के डैड हैं। चायुंग कहती है, हम कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट कर सकते थे पर आप ही नहीं माने। मिस्टर होंग नाराज थे कि उनकी बेटी पैसों के लालच में सही गलत का फर्क भूल गई है। कहते हैं अगर वो उनकी बेटी होती तो गवाह खरीदने की हरकत नहीं करती। कहते हैं वो और बाबिल कंपनी एक जैसे हैं, बिल्कुल माफिया की तरह। चायुंग अपने पापा को रोते हुए इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उसके पापा कहते हैं वकालत छोड़ के एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती, दूसरों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। उसके पापा उसे अपनी जिंदगी और प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। यहाँ विंसेंजो जब एयरपोर्ट से बाहर आता है एक टैक्सी ड्राइवर उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है। जैसे ही वो उस गाड़ी में रखा हुआ पानी पीता है उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है। वो सोचता है मैं 1 महीने में सारा काम पूरा करके चला जाऊंगा। फिर वो बेहोश होने लगता है। हम क्राइम ब्रांच का ऑफिस देखते हैं जहाँ ऑफिसर आजिस योग को जब पता चलता है कि विंसेंजो कोरिया आया है वो अपने सीनियर के पास जाकर कहता है विंसेंजो माफिया का खास आदमी है, कोरिया में इसने नहीं माफिया ने कदम रखा है। उसके सीनियर कहते हैं वो कोरिया में क्या लेने आएगा, शायद वो यहाँ छुट्टी में आया है एंजॉय करने, तुम उसे परेशान मत करो।
हान कहते हैं हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो माफिया का सलाहकार है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। पर उसके सीनियर उसे सीरियसली नहीं लेते। हम चायों को उसी फार्म में देखते हैं जहाँ वो काम करती है। आज की जिस से वो खुश होकर नाचने लगती है, ये देख उसके बॉस भी नाचने लगते हैं। चायुंग कहती है अगली सुनवाई पे वो बाबिल फार्मास्यूटिका का केस क्लोज कर देगी। उसके बॉस उसे खुश होकर उसे बोनस देते हैं। ये देख चायुंग फिर से इमोशनल होने की एक्टिंग करती है। यहाँ विंसेंजो को बेहोश देख टैक्सी ड्राइवर और उसके दोस्त उसे लूटने लगते हैं। जैसे ही वो उठता है वो उसे एक लात मारकर फिर से बेहोश कर देते हैं। जब विंसेंजो को होश आता है तो उसके सारे पैसे और गाड़ी चोर ले गए होते हैं। बस एक नोट रख के गए थे ताकि वो अपने घर जा सके। विंसेंजो चोरों को बहुत गाली देता है। वो अपना सारा गुस्सा कोरियंस को गाली देकर निकालता है। फिर वो चोरों के छोड़े हुए नोट से बस में ट्रैवल करता है। वो एक बिल्डिंग प्लाजा के आगे खड़ा होकर कहता है मेरा बस एक ही मकसद है, इस बिल्डिंग को गिराना। हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ फावियो का दोस्त विंसेंजो के पास आता है। कहता है वो अपना सोना कोरिया में छुपाना चाहता है, इतना महफूज कि कोई उसे चुरा ना सके। विंसेंजो उन्हें कहता है कि वो कोरिया में एक बिल्डिंग खरीद लें किसी के नाम पे और बिल्डिंग को अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा दो। उसके बेसमेंट पर एक तहखाना बनाकर सोना रख दो। ऐसा लग लगाओ कि सिर्फ ओनर खोल सके। उन्होंने सोना रखने के लिए अपने दोस्त मिस्टर चो के नाम पे बिल्डिंग खरीद ली। प्रेजेंट टाइम में विंसेंजो प्लाजा के ओनर मिस्टर चो से मिलता है। मिस्टर चो कहते हैं बाबिल कंपनी ने प्लाजा के आसपास की जमीन खरीद ली है और उनका इन्वेस्टमेंट लीडर कई ऑफर देता है ताकि वो प्लाजा बेच दें। मिस्टर चो ने विंसेंजो के रहने का इंतजाम उसी बिल्डिंग में कर दिया था। मिस्टर होंग का लॉ फार्म भी उसी बिल्डिंग में था। फिर मिस्टर चो विंसेंजो को 3rd फ्लोर घुमाने ले जाते हैं। कहते हैं सारे फ्लोर के लोग बिल्डिंग छोड़ के चले गए, लेकिन 3rd फ्लोर के लोग अभी तक नहीं गए, वो अभी भी यहाँ रहते हैं। विंसेंजो जब पूछता है ऐसा क्यों, तो मिस्टर चो कहते हैं ओपोजिशन कमेटी का वकील मिस्टर होंग यहाँ रहते हैं, उन्हीं लोगों को भड़काकर यहाँ रखा है। विंसेंजो फ्लोर के कई किराएदार से मिलता है। सभी किराएदार बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। मिस्टर चो और विंसेंजो तो डर जाते हैं। वहाँ कई लोगों ने अपना स्टोर खोला होता है, किसी ने डांस स्टूडियो तो किसी ने इटालियन रेस्टोरेंट, किसी ने बार तो किसी ने पियानो स्टूडियो और कोई तो टेलर था। और उनके साथ मिस्टर होंग का लॉ फार्म भी होता है। फिर वो दोनों बेसमेंट जाते हैं जहाँ 2 मॉन्क रह रहे होते हैं टेम्पल बनाकर। विंसेंजो मन ही मन कहता है ये मॉन्क 15 टन सोने पर बैठा है। अचानक से मॉन्क का शिष्य आ जाता है। कहता है मेरे गुरुजी को टेम्पल के नीचे बुद्ध के होने का एहसास हो रहा है, इसलिए उपवास रख कर सोना चाहते हैं। ये सुन विंसेंजो घबरा जाता है। कहता है सोने से मतलब? मिस्टर चो कहते हैं नींद वाले सोने की बात कर रहा है। फिर विंसेंजो लॉन्ड्री के पास जाता है। वो अपने कोट को ड्राई क्लीन कराने आया था। तब सभी किराएदार वहां आकर उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। मिस्टर होंग विंसेंजो से मिलते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपना कार्ड देते हैं। विंसेंजो कहता है वो भी एक लॉयर है। वो उन्हें बताता है कि वो इटली से आया है। रात को विंसेंजो को बड़ी परेशानी होती है उस फ्लैट में। कभी पानी नहीं आता तो कभी बहुत गर्म पानी आता है। जब सोने की कोशिश करता है तो पक्षी उसकी खिड़की पे आके उसे सोने नहीं देते। फिर वो ओयुंग जा नाम के एक लेडी का केस फाइल पढ़ता है। हम 5 साल पहले का कोर्ट सीन देखते हैं जहाँ योंगजा एक मर्डर केस में फंसी होती है। ओपोजिशन लॉयर कहता है योंगजा जहाँ काम करती थी उसने उसके बॉस को गुस्से में हमला किया जिससे उसकी जान चली गई। योंगजा ने अपने बच्चे तक को छोड़ दिया है। वो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। योंगजा का वकील भी उसकी तरफ से नहीं बोल रहा था। ये देख योंगजा गुस्से में बोलती है उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था। वो सभी औरतों को छेड़ता है। फिर कहती है अब मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद कर विंसेंजो कॉन्शियस हो जाता है। विंसेंजो को पता चलता है कि योंगजा का केस मिस्टर होंग ने अब टेक ओवर कर लिया है। सुबह विंसेंजो इटालियन रेस्टोरेंट जाता है जहाँ वो शेफ से इटालियन पास्ता मांगता है। जैसे ही वो पास्ता का एक बाइट लेता है वो उसे थूक देता है। कहता है तुमने ही तो कहा था तुमने इटली के मिलान से पढ़ाई की है, पर तुम तो कभी इटली गए ही नहीं। विंसेंजो उसे ओवर एक्टिंग के पैसे देकर चला जाता है। हम विंसेंजो को जेल के बाहर देखते हैं। वो वहाँ थोड़ा देर खड़ा होकर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है मिस्टर होंग वहाँ आ जाते हैं योंगजा से मिलने। दोनों फिर बैठकर बातें करते हैं। मिस्टर होंग योंगजा को केस रीओपन के बारे में बोलते हैं, पर योंगजा मना कर देती है। कहती है मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, उसकी सजा मिलने दो। फिर बाबिल का टीम इन्वेस्टमेंट लीडर मिस्टर चो और विंसेंजो से मिलने आता है। वो उन्हें ऑफर देता है प्लाजा बेचने के लिए। विंसेंजो कहता है मेरे बॉस बिल्डिंग को गिराकर एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और किराएदार को अपनी जगह वापस मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट लीडर उन्हें धमकी देकर चला जाता है।
फिर विंसेंजो सारे किराएदार को बुलाकर मीटिंग करता है। कहता है हम पर भरोसा करो, हम नई बिल्डिंग बनाकर तुम्हें तुम्हारी जगह वापस दे देंगे। कल तक तुम्हारा एग्रीमेंट भी बन जाएगा। सारे किराएदार ये सुन मान जाते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं वो उस पर भरोसा नहीं करते, शायद वो उन सब की मजबूरी के साथ खेल रहा है। विंसेंजो पूछता है मुझ पर भरोसा करना इतना मुश्किल हो रहा है। मिस्टर होंग कहते हैं मैंने सबके सामने भरोसा करने का नाटक किया, पर मैं आप जैसे लोगों का कभी भरोसा नहीं करता, ये मेरे उसूल हैं। विंसेंजो कहता है पर हम दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही वकील हैं। मिस्टर होंग कहते हैं हम दोनों का नजरिया अलग है, तुम पैसों के लिए काम करते हो और मैं लोगों की भलाई के लिए। मेरे सामने ये नाटक मत करो। यहाँ जब मिस्टर चो घर आते हैं कुछ गुंडे उन पर हमला करते हैं। उन्होंने उनकी फैमिली को भी कैद कर लिया था। ये सब बाबिल कंपनी ने किया था। वो मिस्टर चो को धमकाते हैं कि अगर वो साइन नहीं करेंगे तो वो उनकी फैमिली को मार डालेंगे। इसी डर से मिस्टर चो ने प्लाजा के पेपर पे साइन कर लिया। चायों को एक फाइल मिलता है, उसे देखते ही वो अपने पापा से मिलने जाती है। वो गुस्से में मिस्टर होंग से लड़ने लगती है क्योंकि उसके पापा ने उसे अपने खानदान से बेदखल कर दिया था। ये उसी का नोटिस था। चायों कहती है बेदखल करने का रिवाज सालों पहले खत्म हो चुका है। मिस्टर होंग कहते हैं वो कोशिश तो कर ही सकते हैं। उसमें लिखा होता है कि चायों मिस्टर होंग को पापा, डैडी, पिता, डैड कुछ नहीं बुला सकती। वो ये सब बोलने का हक उसे छीनते हैं। नोटिस में लिखा होता है कि चायों के बचपन से अब तक अपनी फैमिली के साथ जो फोटो हैं वो उसे एग्जीबिशन में दान कर देंगे। ये सुन चायों अपने पापा से लड़ने लगती है। उसके पापा कहते हैं वो असली इंसाफ भूल गई है। चायों कहती है कोरिया में पैसा ही असली इंसाफ है। दोनों फिर एक दूसरे से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं एक किराएदार आकर कहता है कि बाबिल कंपनी के कुछ लोग आए हैं बिल्डिंग में। यहाँ विंसेंजो को मिस्टर चो का फोन आता है। वो विंसेंजो को सॉरी कहते हैं प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन के लिए। कहते हैं वो मजबूर थे। तब एक गाड़ी आकर उनका एक्सीडेंट कर देती है। यहाँ प्लाजा में बाबिल के गुंडे आकर बिल्डिंग में पोस्टर चिपकाते हैं कि ये बिल्डिंग अब बाबिल कंपनी की हो गई है। मिस्टर होंग और सारे किराएदार को लगता है कि विंसेंजो ने पैसा लेकर ये बिल्डिंग बेच दी, उसने उन्हें धोखा दिया। मिस्टर होंग गुंडों को रुकने लगते हैं। कहते हैं डरा धमका कर तुम बिल्डिंग नहीं ले सकते। ये सुन गुस्से में एक गुंडा मिस्टर होंग को धक्का मारता है। तब चायुंग आकर उस गुंडे से लड़ने लगती है। तब विंसेंजो भी वहाँ हीरो की तरह आ जाता है। विंसेंजो कहता है बैठकर बात करते हैं, पर गुंडे उस पर हमला करते हैं। विंसेंजो उन्हें मारने लगता है। वह उनके बॉस को मारने लगता है। वो टेलर के मेजरमेंट टेप से बॉस को खिड़की के बाहर लटका देता है। कहता है बाबिल ने धोखा देकर उस बिल्डिंग को खरीद लिया, पर वादा करता हूँ उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं ये बिल्डिंग वापस हासिल करूंगा और तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये सुन सारे किराएदार ताली बजाने लगते हैं।